स्वागत है आपका करंट अफेयर्स की क्लास में। और आज हम करंट अफेयर्स का 18वां भाग लेकर आए हैं। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की करंट अफेयर्स की क्लास। इससे पहले मैंने प्रीवियस वीडियो में आपसे एक क्वेश्चन पूछा था, कोविड-19 से मरने वाले पत्रकारों के परिवार को 15 लाख रुपए देने की घोषणा किस राज्य ने की है? तो इसका सही जवाब था ऑप्शन डी, ओडिशा। और आज की करंट अफेयर्स का पहला क्वेश्चन है, आईसीसी टेस्ट रैंकिंग ऑस्ट्रेलिया प्रथम स्थान पर आया। आईसीसी टेस्ट रैंकिंग के अनुसार ऑस्ट्रेलिया पहले नंबर पर, दूसरे पर न्यूजीलैंड और तीसरे पर इंडिया। यदि आप टेस्ट रैंकिंग की बात करोगे जो हाल ही में आई है, और इंडिया तीसरे स्थान पर आ चुका है पहले स्थान से। तो पहले स्थान पर कौन आ चुका है? ऑस्ट्रेलिया। और यदि वनडे की बात करोगे तो इंग्लैंड फर्स्ट पर है, सेकंड पर इंडिया है और तीसरे पर न्यूजीलैंड। और यदि T20 की बात करेंगे तो ऑस्ट्रेलिया प्रथम स्थान पर है, द्वितीय स्थान पर है इंग्लैंड और तृतीय स्थान पर है इंडिया। यानी तीनों रैंकिंग में इंडिया कोई ना कोई पोजीशन में है, 2 में थर्ड में है और 1 में सेकंड में है। लेकिन हाल ही में टेस्ट रैंकिंग आई है जिसके अनुसार ऑस्ट्रेलिया प्रथम स्थान पर आ चुका है और इंडिया तीसरे स्थान पर आ चुका है। आईसीसी की स्थापना 1909 में हुई थी और इसका हेड ऑफिस दुबई में है और इसके चेयरपर्सन शशांक मनोहर हैं वर्तमान में। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड ट्यूना डे ये हर साल 2 मई को मनाया जाता है और 2016 में यूनाइटेड नेशन ने इसका निर्णय लिया था। वर्ल्ड ट्यूना डे 2 मई। जो ट्यूना होती है ये एक मछली की प्रजाति है। इस मछली की 40 प्रजातियां अटलांटिक, हिंद, प्रशांत महासागर और भूमध्य सागर में पाई जाती हैं। और ये एक वार्म ब्लडेड मछली है, यानी वार्म मतलब गर्म खून। इसका जो खून होता है वो गर्म खून होता है। शार्क मछली से बचाव के लिए ये डॉल्फिन के झुंड के साथ चलती है। शार्क मछली इनको नहीं मार दे, इसके बचाव के लिए ये डॉल्फिन के झुंड के साथ अपने बचाव के लिए चलती है। तो वर्ल्ड ट्यूना डे 2 मई। अगला क्वेश्चन है, कश्मीरी केसर को हाल ही में जीआई टैग मिला है। हाल ही में कश्मीरी केसर को जीआई टैग। ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, कश्मीर में कुल 3 प्रकार के केसर पाए जाते हैं। कश्मीर में 3 प्रकार के केसर पाए जाते हैं, लच्छा, मोंगरा, गुच्छी। लच्छा, मोंगरा, गुच्छी। और ये केसर पूरे दुनिया में प्रसिद्ध हैं। करेवा लैंड्स में खेती की जाती है। कौन सी सॉइल है जिसमें केसर की खेती की जाती है? करेवा। करेवा मिट्टी में केसर की खेती की जाती है। और वर्तमान में केसर उत्पादन में ईरान दुनिया में प्रथम स्थान पर है। केसर के उत्पादन में दुनिया में प्रथम स्थान में ईरान है और ईरान के बिल्कुल आसपास भारत देश भी है, लेकिन प्रथम स्थान पर ईरान है। तो हाल ही में किस राज्य के केसर को क्या मिला है? जीआई टैग कश्मीर। और वैसे भी भारत में केसर के लिए कौन प्रसिद्ध है? कश्मीर। और कितनी प्रजातियां हैं इसकी? 3, लच्छा, मोंगरा और गुच्छी। इससे पहले मणिपुर के काले चावल, ब्लैक राइस, जिसे चा खाओ कहते हैं, उसे भी क्या मिला था? जीआई टैग। गोरखपुर का टेराकोटा जो कि दोमट मिट्टी से क्या करते थे? आकृतियां बनाते थे। गोरखपुर टेराकोटा, इसको भी जीआई टैग मिला। और कदलाई मिठाई जो कि तमिलनाडु की गुड़ और पीनट से बनाई जाती है, कदलाई मिठाई, उसको भी जीआई टैग मिला था। और हाल ही में कश्मीरी केसर को क्या मिला है? जीआई टैग। अंतर्राष्ट्रीय रूप में जीआई टैग WTO के ट्रिप्स एग्रीमेंट के तहत दिया जाता है। यानी कौन सी संस्था जीआई टैग देती है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन के ट्रिप्स एग्रीमेंट के द्वारा। और इसी के तहत भारत में जीआई ऑफ गुड्स
रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999 के द्वारा दिया जाता है। जीआई ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999 के तहत भारत में दिया जाता है। और 2004 में पहला जीआई टैग दार्जिलिंग चाय को मिला। 2004 में पहला जीआई टैग दार्जिलिंग चाय को मिला था और हाल ही में कश्मीर के केसर को जीआई टैग मिला है। जीआई टैग ऐसी चीज़ों को दिया जाता है जो किसी विशेष भौगोलिक क्षेत्र में प्रसिद्धि बना लेती हैं, तो ऐसे वस्तुओं को क्या दे देते हैं, जीआई टैग। अगला क्वेश्चन है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स WPFI वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2020। इस रिपोर्ट को पेरिस की एक संस्था रिपोर्टर्स विथ बॉर्डर्स निकालती है। फ्रीडम इंडेक्स रिपोर्ट को विश्व में कौन सी संस्था निकालती है, तो पेरिस की एक संस्था है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। ये संस्था इस रिपोर्ट को निकालती है और 2017 से भारत की रैंकिंग में लगातार गिरावट आई है। जो मीडिया है एक देश का चौथा स्तंभ होता है, फोर्थ कॉलम, और इसमें भारत में 2017 से इसकी रैंकिंग में लगातार गिरावट आई है। 2020 रिपोर्ट के अनुसार, जो कि हाल ही में आई है, नॉर्वे प्रथम स्थान पर है। 2020 रिपोर्ट के अनुसार नॉर्वे प्रथम स्थान पर है और अंतिम स्थान पर नॉर्थ कोरिया है। 180 यानी कुल 180 देशों के ऊपर ये रिपोर्ट निकाली गई, जिसमें नॉर्वे प्रथम स्थान पर आया और नॉर्थ कोरिया अंतिम स्थान पर आया। भारत की बात करते हैं तो भारत 142वें स्थान पर है, 142, और इसको अभी 2 अंक का नुकसान हुआ है, यानी पिछली रिपोर्ट में भारत 140 में था। ये रिपोर्ट 2019 की है, आई 2020 में है, तो 2020 की रिपोर्ट के अनुसार 142, और यदि 2019 की पूछेगा तो 140वें स्थान पर था भारत। यदि भारत के पड़ोसी देशों की बात करोगे तो भूटान काफ़ी अच्छी रैंकिंग है, 67वें स्थान पर है भूटान। पाकिस्तान 145 और चीन यानी चाइना 177। चाइना की रैंकिंग काफ़ी नीचे है, 177, और हो सकता है अगली रैंकिंग में चाइना की रैंक 1-2 स्थान और नीचे जा सकती है। क्यों? क्योंकि कोरोना महामारी के कारण चीन पूरे संदेह में आ चुका है दुनिया में। तो हो सकता है कि अगली रिपोर्ट जो आए 2021 में, उसमें 2020 का डाटा लिया जाएगा और उसमें कहीं ना कहीं चीन की रैंकिंग और ख़राब हो सकती है। 2017 से भारत की रैंकिंग में गिरावट आ रही है और भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है और हमारा जो चौथा स्तंभ है वो कहीं ना कहीं कमज़ोर हो रहा है, जो कि इस रिपोर्ट के आंकड़े दिखाते हैं। तो इसमें सरकार को सोचना चाहिए कि कैसे इस रैंकिंग में सुधार लाया जाए, क्योंकि चौथा स्तंभ एक देश के लिए बहुत ही जरूरी है। हमारे संविधान का आर्टिकल 19 का 1 अनुच्छेद 19 का 1 अभिव्यक्ति की आज़ादी देता है, यानी बोलने की स्वतंत्रता, यानी मीडिया को जो फ्रीडम है वो हमारे संविधान के आर्टिकल 19 के 1 के तहत है। और वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे हर साल 3 मई को मनाया जाता है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे हर साल 3 मई को मनाया जाता है। 1993 से 1993 से प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई को मनाया जाता है और इस बार 2020 की थीम जर्नलिज्म विदाउट फियर, जर्नलिज्म विदाउट फियर यानी पत्रकारिता बिना किसी डर और भय के, इस बार की थीम है। तो भारत की रैंकिंग 142 है 2020 में, जो कि अभी रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ने अपनी रिपोर्ट निकाली है। अगला क्वेश्चन है, न्यू डेवलपमेंट बैंक ने ब्रिक्स देशों को कितने बिलियन का ऋण देने की घोषणा की है? तो जो एनडीबी बैंक है, न्यू डेवलपमेंट बैंक, इसने ब्रिक्स को, जो देश हैं ब्रिक्स में 5,
इन देशों को कितने बिलियन का ऋण देने की घोषणा की है? तो 15 बिलियन। 15 बिलियन इसका सही जवाब है। कोविड-19 के लिए, कोरोना महामारी से लड़ने के लिए 15 बिलियन ऋण देने की घोषणा की है। यदि आप ब्रिक्स की बात करोगे तो BRICS यानी 5 देशों का संगठन है जो कि 2006 में इसकी फाउंडेशन थी। ब्रिक्स, बी का मतलब ब्राज़ील, आर से रसिया, आई से इंडिया, सी से चाइना और एच से साउथ अफ्रीका। तो 2006 में इन 4 देश थे शुरू में, लेकिन 2010 में इसमें 5वां देश जुड़ गया, साउथ अफ्रीका। यानी ब्रिक पहले इसका नाम BRIC ब्रिक था और 2010 में जब साउथ अफ्रीका जुड़ गया तो इसका नाम ब्रिक्स हो गया। बात करोगे NDB की, न्यू डेवलपमेंट बैंक, जो ये बैंक है ये ब्रिक्स संस्थाओं के द्वारा या ब्रिक्स देशों के द्वारा बनाया गया बैंक है। यानी न्यू डेवलपमेंट बैंक ब्रिक्स का ही एक क्या है, भाग है। ब्रिक्स ने इसकी स्थापना की थी, 2014 में इसकी फाउंडेशन थी। पहले इसको ब्रिक्स बैंक भी कहते थे और अब इसका नाम न्यू डेवलपमेंट बैंक है। 2014 में इसकी फाउंडेशन, लेकिन इसने काम करना 2015 से शुरू किया। यदि इसके हेड ऑफिस की बात करोगे तो संघाई में NDB बैंक का हेड ऑफिस है और इसके वर्तमान में प्रेसिडेंट KV कामत हैं। वर्तमान में इसके प्रेसिडेंट KV कामत। तो ब्रिक्स देशों को NDB बैंक 15 बिलियन का क्या देगा, ऋण देगा कोविड-19 बीमारी से लड़ने के लिए। अगला क्वेश्चन है, दुनिया में कोविड-19 के कारण 1.6 अरब लोगों की नौकरी खतरे में है। ये रिपोर्ट किसने बनाई है? ILO। यानी 1.6 अरब लोगों की नौकरी खतरे में है कोरोना महामारी के कारण। ये रिपोर्ट अभी बनाई है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने। इसके अनुसार दुनिया में इस महामारी के कारण बेरोजगारी की दर काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी और लगभग कितनी, 1.6 यानी 106 करोड़। ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। यदि हम ILO की बात करें तो इस संस्था की स्थापना 29 अक्टूबर 1919 को हुई थी। ILO की स्थापना 29 अक्टूबर 1919 में हुई। इसके वर्तमान में हेड गाई राइडर हैं। गाई राइडर वर्तमान में इस संस्था के हेड हैं और हेड ऑफिस जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। इसका हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में है और इस रिपोर्ट के अनुसार पूरी दुनिया में बेरोजगारी की दर काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगी। संयुक्त राष्ट्र यानी यूनाइटेड नेशन की पहली सहायक संस्था भी कौन थी? ILO। यानी संयुक्त राष्ट्र यानी यूनाइटेड नेशन में शामिल होने वाली पहली एजेंसी कौन थी? ILO थी। ये भी आप याद कर लेना। अगला क्वेश्चन है, कॉमनवेल्थ यूथ गेम्स। कॉमनवेल्थ यूथ गेम्स 2021 में होने थे, लेकिन हाल ही में कोविड-19 महामारी के कारण इसे 2 साल तक टाल दिया है, यानी 2023 तक। कॉमनवेल्थ यूथ गेम्स 2021 में इसका 7वां सीजन होना था त्रिनिदाद टोबैको में, लेकिन इस महामारी के कारण अब इसको 2023 तक स्थगित कर दिया है 2 साल के लिए। बात करोगे त्रिनिदाद टोबैको की, इसकी राजधानी पोर्ट ऑफ स्पेन है। यहीं पर कॉमनवेल्थ यूथ गेम्स होने थे अगले साल, लेकिन इसको अब 2 साल और आगे बढ़ा दिया है। अब कब? 2023 में कॉमनवेल्थ यूथ गेम्स होंगे और कौन सा सीजन होगा? 7वां सीजन। अगला क्वेश्चन है, ग्रेटा थनबर्ग एक क्लाइमेट एक्टिविस्ट हैं। ग्रेटा थनबर्ग एक पर्यावरण कार्यकर्ता हैं जो कि किस देश से हैं? स्वीडन देश की हैं, जिन्होंने हाल ही में यूनिसेफ संस्था को 75 लाख रुपए दिए हैं। जिन्होंने हाल ही में यूनिसेफ संस्था को 75 लाख रुपए दिए हैं। बात करोगे ग्रेटा थनबर्ग की तो 2019 में इन्हें राइट लिवलीहुड अवार्ड तथा टाइम पर्सन ऑफ द ईयर भी चुना गया था।
2019 में ग्रेटा थनबर्ग को टाइम पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया था, क्योंकि ये पर्यावरण के लिए लोगों को जागरूक करती हैं। बात करोगे यूनिसेफ की, तो यूनिसेफ यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड, जो कि 11 दिसंबर 1946 में बना था। यूनिसेफ की स्थापना 11 दिसंबर 1946 में हुई थी, 1946, और इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क यूएसए में है। हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है, यूएसए में। तो ग्रेटा थनबर्ग ने हाल ही में यूनिसेफ को 75 लाख रुपए दिए हैं, और यूनिसेफ इसका खर्च जो कोरोना महामारी के कारण बच्चे प्रभावित हैं उनके ऊपर ये पैसा खर्च किया जाएगा, क्योंकि यूनिसेफ किसके लिए काम करती है? बच्चों के लिए। यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड इसका पूरा नाम है। अगला क्वेश्चन है, कोरोना वायरस की उत्पत्ति की अंतर्राष्ट्रीय जांच की मांग किस देश ने की है? तो इसका आंसर है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ने कोरोना वायरस की उत्पत्ति की अंतर्राष्ट्रीय जांच की मांग की है। यूएसए ने भी ऑस्ट्रेलिया को सपोर्ट किया है इस जांच के लिए कि वुहान से जो कोरोना वायरस की उत्पत्ति हुई थी इसकी जांच होनी चाहिए, और यूएसए ने भी ऑस्ट्रेलिया को सपोर्ट किया है। ऑस्ट्रेलिया को वर्ल्ड कैपिटल ऑफ गेम्स भी कहा जाता है, वर्ल्ड कैपिटल ऑफ गेम्स, क्योंकि यहाँ के लोग, ज़्यादातर लोग किसी न किसी खेल में इन्वॉल्व हैं। ऑस्ट्रेलिया के लोग अधिकतर खेल में इन्वॉल्व हैं, चाहे वो इंडोर हो आउटडोर हो, तो इसी के लिए इसको वर्ल्ड कैपिटल ऑफ गेम्स भी कहा जाता है। अभी ऑस्ट्रेलिया ने कोविड-19 के चलते क्रिकेट बॉल को चमकाने के लिए जो लार का प्रयोग करते हैं खिलाड़ी, इस उपयोग को प्रतिबंधित कर दिया है। अभी ऑस्ट्रेलिया ने कोविड-19 के चलते क्रिकेट बॉल को चमकाने के लिए जो क्रिकेट के खिलाड़ी लार का उपयोग करते हैं इसको अभी बैन कर दिया है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन हैं। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन, यहाँ की राजधानी कैनबरा है, और ऑस्ट्रेलियाई डॉलर यहाँ की करेंसी है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस जल प्रबंधन प्राधिकरण को आधिकारिक तौर पर जल शक्ति मंत्रालय के अधीन लाया गया है? हाल ही में किस जल प्रबंधन प्राधिकरण को आधिकारिक तौर पर जल शक्ति मंत्रालय के अधीन लाया गया है? तो इसका सही आंसर है कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण को किसके अंतर्गत लाया गया है? जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत। क्यों लाया गया है? क्योंकि काफ़ी लंबे समय से कावेरी नदी जल विवाद चल रहा है कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच, जिसका अभी तक कोई भी सही रिजल्ट नहीं आया है। तो कावेरी नदी जल विवाद कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच काफ़ी लंबे समय से है, और इसी के लिए इसको जल शक्ति मंत्रालय अपने अधीन ले आया है। क्योंकि जब भारत में भी लोकसभा के चुनाव हुए थे तो उसमें एक नया मंत्रालय बना था, उस मंत्रालय का नाम था जल शक्ति मंत्रालय, और इसके हेड कौन है? गजेंद्र सिंह शेखावत। जल शक्ति मंत्रालय गजेंद्र सिंह शेखावत के पास है। बात करोगे कावेरी नदी की, तो इसका उद्गम ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से होता है। कर्नाटक के ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से कावेरी नदी का उद्गम होता है, जिसे दक्षिण की गंगा कहते हैं। कावेरी नदी को दक्षिण की गंगा, और यहाँ पर गोदावरी को दक्षिण गंगा कहते हैं। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, दक्षिण गंगा गोदावरी और दक्षिण की गंगा कावेरी को कहते हैं। आर्टिकल 262 ये नदी जल विवाद के लिए है। यदि वाटर या रिवर डिस्प्यूट होता है, नदी जल विवाद, तो हमारे संविधान का कौन सा अनुच्छेद इसके ऊपर है? 262 नदी जल विवाद। कावेरी नदी पर विवाद इसके लिए ज़्यादा होता है क्योंकि साल भर, दक्षिण की गंगा इसी के लिए कहते हैं क्योंकि इस नदी में साल भर पानी रहता है, और इसके कारण यहाँ पर चावल का उत्पादन काफ़ी ज़्यादा होता है इस नदी के कारण। इसी के लिए दक्षिण भारत में किस नदी को चावल का कटोरा कहते हैं? तो सही जवाब होगा कावेरी नदी। तो इसके लिए राज्यों के बीच आपस में विवाद बना रहता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में डेनिस गोल्डबर्ग का निधन हुआ है, ये कौन थे? डेनिस गोल्डबर्ग
डेनिस गोल्डबर्ग एक सामाजिक कार्यकर्ता थे, सोशल वर्कर, जिनका हाल ही में निधन हुआ है। इन्होंने रंग भेद के खिलाफ नेल्सन मंडेला के साथ कार्य किया था और 22 साल तक जेल में भी रहे। यानी नेल्सन मंडेला जिन्होंने श्वेत अश्वेत के खिलाफ लड़ाई की थी, रंग भेद के खिलाफ, उन्हीं के साथ इन्होंने काम किया था और हाल ही में डेनिस गोल्डबर्ग का निधन हुआ है, जो कि एक सामाजिक कार्यकर्ता थे, सोशल वर्कर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रोफेसर बीबी लाल इंडिया रीडिस्कवर्ड नामक ई बुक किसने लॉन्च की है? प्रोफेसर बीबी लाल इंडिया रीडिस्कवर्ड नामक ई बुक, ई का मतलब डिजिटल, किसने लॉन्च की है? प्रहलाद सिंह पटेल। प्रहलाद सिंह पटेल ने बीबी लाल इंडिया रीडिस्कवर्ड एक बुक लॉन्च की है, ई बुक। और प्रहलाद सिंह पटेल के पास वर्तमान में सांस्कृतिक मंत्रालय है। सांस्कृतिक मंत्रालय भारत में किसके पास है? तो प्रहलाद सिंह पटेल के पास। यदि हम प्रोफेसर बीबी लाल की बात करें तो ये एक बहुत बड़े पुरातत्वविद थे। बीबी लाल पुरातत्वविद थे और इनकी एक बुक है इनके ऊपर, प्रोफेसर बीबी लाल इंडिया रीडिस्कवर्ड, जिसका हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक यानी ई वर्जन क्या हुआ है? लॉन्च हुआ है। किया किसने है? प्रहलाद सिंह पटेल, जिनके पास सांस्कृतिक मंत्रालय है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने किसान सभा ऐप लॉन्च की है? किसान सभा ऐप लॉन्च की है तो इसका सही जवाब है CSIR। CSIR काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। इस ऐप का उद्देश्य क्या है? किसान अपने खेत में अनाज उगाता है और जब मंडी में बेचने के लिए जाता है तो बीच में कई क्या होते हैं? बिचौलिए होते हैं जो कि कमीशन लेते हैं। तो इस प्रक्रिया को समाप्त करना ही इस किसान सभा ऐप का उद्देश्य है। यानी बीच में जो बिचौलिए हैं कमीशन खाने वाले, इनको बीच से हटा देना और डायरेक्ट डीलिंग हो, तो ये है इसका उद्देश्य किसान सभा ऐप, जो कि अभी लॉन्च हुआ है। किसान रथ मोबाइल ऐप, ये भी कृषि मंत्रालय ने लॉन्च की है। किसान रथ मोबाइल ऐप, ये भी कृषि मंत्रालय ने लॉन्च की है। अनाज को लाने और ले जाने के लिए वाहनों को रेंट पर ले सकते हैं इस ऐप के द्वारा। अनाज को लाना और ले जाना है तो इस किसान रथ मोबाइल ऐप के द्वारा आप गाड़ियां यानी वाहनों को रेंट पर ले सकते हैं। और आज का क्वेश्चन है दोस्तों आपके लिए होमवर्क के लिए, हाल ही में किसे फेड कप हार्ट अवार्ड के लिए नामांकित किया गया है? हाल ही में किसे फेड कप हार्ट अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया है? ऑप्शन ए साइना नेहवाल, ऑप्शन बी सानिया मिर्जा, ऑप्शन सी मैरी कॉम या ऑप्शन डी पंकज आडवाणी। यदि आपको इसका आंसर आता है दोस्तों तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, और आपको वीडियो पसंद आई है तो एक लाइक करिए और अपने दोस्तों को भी ज़रूर बताएं। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए यदि अभी आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। ठीक है दोस्तों, बाय बाय।